नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। और आज के अंक में हम बात करेंगे। कल से सोशल मीडिया पर और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनलों पर एक बात काफ़ी ज़ोरों शोरों से प्रचारित की जा रही है कि अब से पदोन्नति के लिए टीईटी की आवश्यकता होगी। और साथ ही एक उसी खबर को जोड़ते हुए एक लाइन ये भी जोड़ दी जा रही है उसमें, अगर आपके पास टीईटी नहीं है तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। क्या है इन सारी की सारी खबरों की सच्चाई, आज के अंक में हम जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन शिक्षकों के अहित में है। और ये भी प्रयास करेंगे हम इसको समझने का कि किन प्रकरणों पर या किन वादों पर ये बात निकल के आई है और किन शिक्षकों पर ये लागू होगी। भविष्य में इसके क्या सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस अंक में हम जान लेते हैं कि टीईटी की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का कल का डिसीजन किस प्रकार से महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सबसे पहले तो हम उस प्रकरण को समझने का प्रयास करेंगे जिस प्रकरण के तहत ये सारी की सारी बातें निकल के आई हैं, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि वाकई में क्या कारण रहे हैं जिसके कारण ये स्थिति आज उत्पन्न हुई है। तो सबसे पहले हम इस प्रकरण को समझ लेते हैं। प्रकरण क्या है? जिन शिक्षकों ने टीईटी आने से पहले नियुक्ति या पदोन्नति प्राप्त कर ली थी, उन्हें टीईटी करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए कि वे कौन से शिक्षक हैं जिन्होंने नियुक्ति या पदोन्नति प्राप्त कर लिया और उन्हें टीईटी की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट मैं कहना चाहूँगा कि ये जो बात की जा रही है, ये जो प्राथमिक के शिक्षक है, प्राइमरी के शिक्षक हैं, जब उनका प्रमोशन हेड मास्टर में या जूनियर हाई स्कूल में होता है, उन लोगों के लिए यहाँ पर यह बात की जा रही है। तो इस बात को समझना यहाँ पे आवश्यक होगा कि यहाँ पर प्राइमरी से जो प्रमोट होकर के जूनियर हाई स्कूल में जा रहे हैं, ये उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। इसमें एलटी और प्रवक्ता को सम्मिलित नहीं किया गया है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 29 जुलाई 2011 से पूर्व जिनकी नियुक्ति हुई होगी या जिनको प्रमोशन मिला होगा, उन्हें टीटी करने की आवश्यकता नहीं। तो आप ये निश्चित कीजिएगा कि आप 29 जुलाई 2011 से यानी कि टीटी आने से पूर्व में आपने नियुक्ति पाई है या आपको पदोन्नति प्राप्त हुई है। यहाँ पर यह आवश्यक हो जाता है कि अगर आपकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पूर्व की हुई है, लेकिन आपकी जो पदोन्नति आज की डेट में अगर होने वाली है, तो आपको यहाँ पर टीटी पास करना होगा। अब दूसरा इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। लेकिन जिन शिक्षकों ने टीटी आने के बाद यानी कि 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्ति या पदोन्नति प्राप्त कर ली थी, उन्हें टीईटी करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर सबसे जो कट ऑफ डेट है 29 जुलाई 2011 से पूर्व वालों को टीईटी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 29 जुलाई 2011 के बाद जिन्होंने भी नियुक्ति प्राप्त की है या पदोन्नति उनकी हुई है, तो उन्हें टीईटी पास करना आवश्यक होगा। और ऐसे शिक्षकों को 2 वर्ष के अंदर टीईटी करना अनिवार्य होगा। तो आपने देखा कि ये जो प्रकरण चल रहा है, ये इन शिक्षकों पर लागू होगा। अब ये कौन से शिक्षक हैं? जो प्राइमरी से जूनियर में जा रहे हैं, पदोन्नत होकर के, ये उन शिक्षकों की बात की जा रही है और उस कट ऑफ डेट के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों की यहाँ पर बात की जा रही थी। अब यहाँ पर देखिए कि सुझाव क्या दिए गए हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए राज्य सरकारें टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु समय निर्धारित करें व विकल्पों पर विचार करें, जैसे ब्रिज कोर्स इत्यादि। हमने देखा भी है कि इससे पूर्व भी ब्रिज कोर्स करवाए गए थे। तो ये राज्य सरकारों के लिए एक सुझाव है कि वे ऐसे शिक्षकों को जो टीईटी के दायरे में आ रहे हैं, यानी कि जिनका प्रमोशन उस कट ऑफ डेट के बाद हुआ है, 29 जुलाई 2011 के बाद हुआ है, तो वो शिक्षक जो है टीईटी पास करना उनको आवश्यक होगा। और राज्य सरकारें टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए समय निर्धारित करेंगी, जैसे कि 2 वर्ष इसमें बताया गया है। और अन्य विकल्पों पर भी विचार करेंगे कि किस प्रकार से जो है वहाँ पर उनको कोर्स करवाए जाएं या उनकी कोई कोचिंग्स करवाई जाए, या विभागीय जो परीक्षाएं होती हैं उसके माध्यम से उन्हें टीईटी उत्तीर्ण करवाया जाए, क्वालिफाई करवाया जाए। तो अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये पूरी की पूरी स्थिति कहाँ से उत्पन्न हुई है कि जिस पर आज आम शिक्षक जो है वो दोराहे पर खड़ा हो चुका है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। ये शुरू होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जब इस्टेब्लिश की गई थी, उसके अंतर्गत काफ़ी सारे सुझाव दिए गए थे। तो उसको भी हम समझ लेते हैं। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बहुत सारे सुझाव दिए गए थे, जिसमें कि
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चला था। साथ ही राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों की बात की थी। ओपन स्कूलिंग की बात भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में निकली थी। और यहीं पर एक ऐसे ऑटोनोमस बॉडी की स्थापना की बात कही गई थी जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करे, शैक्षिक पाठ्यक्रम का निर्माण करे और एक ऐसे शिक्षकों के निर्माण करने के लिए ऐसे कोर्स स्थापित करे जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। उसी के बाद जो है यहाँ पर एनसीईटी का गठन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि एनसीईटी का गठन की जो शुरुआत बोली गई थी वो 1986 में बोली गई थी। अब इस प्रकरण को हम आगे और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 1993 में संसद में एक अधिनियम पास होता है एक ऐसे बॉडी को बनाने के लिए जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करे और शिक्षकों हेतु स्नातक परास्नातक पाठ्यक्रमों का निर्माण करे। अब यहाँ पर देखिए कि 93 में संसद में एक अधिनियम पास हुआ जिसमें ऐसी बॉडी को बनाने के लिए बात की गई जो शिक्षकों की नियुक्ति और न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करे और शिक्षकों हेतु स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों का निर्माण करे। यानी कि जहाँ पर बीएड, एमएड और जितने भी इस तरीके के कोर्सेज हैं जिसको करने के बाद हम शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो उनका निर्माण करने का कार्य। इसके अलावा एनसीईटी अलग अलग समय पर अलग अलग गाइडलाइंस भी जारी करती है तो राज्य सरकारों को उसका पालन करना होता है। और इसी प्रयोजन से 17 अगस्त 1995 में एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना यहाँ पर की जाती है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें एनसीईटी जैसी संस्था के बारे में बात की गई थी। 1993 में संसद में एक अधिनियम आकर के जो है एनसीईटी के गठन की बात हो जाती है और फिर 17 अगस्त 1995 में देखिए 93 में बात हुई और 1995 में एनसीटीई का जो गठन हो जाता है, स्थापना हो जाती है। इसके बाद समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि एनसीटीई 2001 में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करती है लेकिन उसमें टीईटी का कोई उल्लेख नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर टीईटी का कोई उल्लेख नहीं था। तो ये 2001 में जब न्यूनतम योग्यता की बात आती है शिक्षकों के लिए तो वहाँ पर टीईटी का कोई भी जिक्र नहीं किया जाता है, कहीं पर भी टीईटी का उल्लेख वहाँ पर नहीं होता है। 2010-11 में आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार टीईटी की शुरुआत होती है और कक्षा 8वीं तक टीईटी अनिवार्य कर दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए कि 2010-11 में आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार टीईटी की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर कहाँ से होती है? 2010-11 में शुरुआत की जाती है टीईटी की और ये कक्षा 8वीं तक अनिवार्य कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कक्षा 8 तक टीईटी का जो है मैंडेटरी किया गया। अब देखिए 2014 में नई भर्ती व पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया। अब देखिए जब 2014 में जितनी भी वैकेंसी आई हैं उनमें आरटीई एक्ट 2009 के तहत टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया, भर्तियों में भी और पदोन्नतियों में भी। तो यहाँ से 2014 में ये बात की गई कि भर्ती में तो होगा ही होगा टीईटी अनिवार्य, लेकिन पदोन्नतियों में भी से ये शुरुआत होती है इस विवाद की। 2017 में संशोधन पास करके सभी अपात्र शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अब देखिए आपने सुना भी होगा कि 2017 में जब टीईटी की अनिवार्यता की बात एनसीईटी करता है उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे राज्य जो अपने यहाँ पर जो कार्यरत शिक्षक हैं उनसे ब्रिज कोर्स करवाती है। ठीक है, और ब्रिज कोर्स के माध्यम से फिर वो टीईटी भी पास करते हैं बाद में। तो यहाँ पर 2017 तक भी सब लोग आराम से ब्रिज कोर्स कर रहे हैं। अब ये सारे के सारे विवाद अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, अन्य बहुत सारे राज्यों में ये 2014 के जो भर्ती और पदोन्नति वाला मामला था वहाँ से ये वाद न्यायालयों में अलग अलग राज्यों में चल रहे होते हैं। और सारे के सारे जब मामले सुलझते नहीं है तो फिर ये सारे के सारे मामले उच्चतम न्यायालय में चले जाते हैं और उच्चतम न्यायालय में भी बहुत लंबी जो है यहाँ पर हेयरिंग होती है इसकी, वहाँ पर भी विवाद होते हैं, काफ़ी सारी सुनवाई होती है। और फिर 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न वादों की सुनवाई में पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कि टीईटी अनिवार्य जो किया गया है वो पदोन्नति में अनिवार्य किया गया है। ठीक है, ये आपको समझना आवश्यक हो जाएगा कि जो प्राइमरी से जूनियर में जा रहे हैं, ठीक है, उन शिक्षकों के लिए ये बात कही जा रही है, उन शिक्षकों को ही यहाँ पर
टीईटी अनिवार्य किया गया है। तब आप समझ गए होंगे कि ये सारा का सारा जो विवाद है ये 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात की जाती है एनसीईटी की, और एनसीईटी बाद में जब जब इसमें अमेंडमेंट करता रहता है तो फिर 2009 के जो आरटीई एक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टीईटी को फिर अनिवार्य किया जाता है। 2014 में ये फिर एक बात निकल के आती है कि भर्तियों में और पदोन्नति में टीईटी को माना जाएगा, टीईटी को आधार बनाया जाएगा। उसी के सापेक्ष में ये सारा का सारा मामला चल रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो चिंतित हैं कि जो बात इसमें कही जा रही है कि जो टीईटी पास नहीं करेंगे उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए, ये बात जितनी कहने में आसान है उतनी इसको लागू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी है। और यहाँ पर हम देखिए साफ कह रहे हैं कि 29 जुलाई 2011 से पूर्व जिन्होंने नियुक्ति प्राप्त की है या फिर जिन्होंने पदोन्नति प्राप्त की है उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उन्हें टीईटी करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी ने 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्ति पाई है या उनकी पदोन्नति हुई है तो उन्हें टीईटी करना अनिवार्य हो जाएगा अगर वो प्रमोशन चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ऐच्छिक भी हो गया है कि जिसको प्रमोशन चाहिए उसी को टीईटी पास करना होगा यहाँ पर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति टीईटी पास नहीं था और उसका प्रमोशन हो गया और उसे आज टीईटी करनी आवश्यक हो गई है तो राज्य सरकारें उनके लिए व्यवस्था करेंगी, टीईटी के एग्ज़ाम को करवाएंगी। अगर उसके बाद भी वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो क्या वाकई में उनको नौकरी से, सेवा से निकाल दिया जाएगा? ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा हो गया है। तो देखिए यहाँ पर विकल्पों की जब बात की गई है तो विकल्पों में ये भी विकल्प रखा गया है कि ऐसे शिक्षकों को वापस उनके मूल पदों पर भेज दिया जाए और अगर वो भविष्य में टीईटी पास कर लेते हैं तो फिर वो पदोन्नति के हकदार वहाँ पर हो जाते हैं। तो बहुत सारे विकल्प सरकार के पास हैं जो उपयोग करके सरकार शिक्षकों को लाभ दे सकती है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं पर भी सरकार किसी भी शिक्षक को नौकरी से बाहर नहीं निकालने वाली है। कुछ न कुछ यहाँ पर विकल्प जरूर तलाशा जाएगा। तो ऐसे शिक्षकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है जिनके पास टीईटी की योग्यता नहीं है। वे आगामी 2 सालों में इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं, ये विकल्प उनके पास है। और अब बात करते हैं ऐसे एलटी चयनित शिक्षकों की जिन्होंने टीईटी पास नहीं किया है। जैसे कला के जो अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके पास टीईटी नहीं है। हालांकि जो योग्यता का निर्धारण हुआ है एनसीटी के माध्यम से उसमें सिर्फ बीएड को ही योग्यता बनाया गया है, वहाँ पर टीईटी के बारे में कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो ऐसे जो शिक्षक हैं जिनका चयन ऐसे विषयों में हो रखा है जहाँ पर टीईटी अभी तक लागू नहीं है तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपके पास टीईटी नहीं है तो आप टीईटी भविष्य में आप टीईटी इसको कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि आपकी नियुक्तियों में कोई भी आंच इससे नहीं आने वाली है। तो आज के अंक में हमने जाना कि टीईटी की जो योग्यता निर्धारण की गई है ये किन शिक्षकों पर लागू होगी, इसके क्या परिणाम सामने आएंगे, तो ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जो राज्य सरकारें हैं और एनसीटी है वो समय समय पर कुछ ना कुछ परिवर्तन करती रहती है। लेकिन ऐसे परिवर्तन यहाँ पर मैं अपेक्षित नहीं मानूंगा कि जिससे किसी शिक्षक का अहित होने वाला हो। तो आज के अंक में हमने जान लिया कि प्रकरण क्या था और किस तरीके से इस प्रकरण को सोशल मीडिया पर एक अलग ही ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा था। कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो 140-45 पेज के इस पूरे के पूरे जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, जो उसका निर्णय है, उस निर्णय की व्याख्या को सिर्फ 4 लाइनों में समेट दे रहे हैं। लोगों से कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णयों का जब तक आप गहन अध्ययन न करें, किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक जानकारी आप अपने माध्यम से प्रचारित ना करें, क्योंकि कई सारे लोग इन चीज़ों से आहत हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें कि गलत जानकारी अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित ना करें, इससे बचें आप लोग। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।